प्यारे बच्चों, आज हम लोग शिक्षिका द्वारा प्रतिदर्श बजट प्रदर्शन भाग 2 का अध्ययन करेंगे। आपने भाग 1 पिछली कक्षा में जाना था। लॉकडाउन की वजह से संसाधनों का बहुत अभाव है। आपकी सुविधा को ध्यान में रख करके आज हम बुक से पढ़ेंगे, क्योंकि हो सकता है आप लोगों के पास किताबें ना हो। तो ऐसी दशा में केवल लेक्चर पर्याप्त नहीं था। संसाधनों के अभाव में जो बेहतर हो सकता है वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम लोग बुक से पढ़ेंगे ताकि आप लोग बुक भी देखते रहिए और साथ साथ बुक को समझते चलिए। तो आज हम लोग बुक से पढ़ते हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने बजट का अर्थ, बजट की परिभाषा, बजट के प्रकार और बजट का लाभ, ये इन सब बिंदुओं पर चर्चा किया था। आज हम इससे आगे जानेंगे। आज हम जानेंगे बजट की मुख्य मदें क्या क्या हैं। मद का क्या तात्पर्य होता है? पारिवारिक बजट के मुख्य मद। मद से मतलब है वे वस्तुएं जिनको हम धन देकर प्राप्त करते हैं, यानी कि जो हमारी आय है उसको व्यय करके हम जिन वस्तुओं को प्राप्त करते हैं ज़रूरत की, वो बजट के मद कहलाते हैं। तो हम क्या क्या चीज़ें परचेज करते हैं? जैसे सबसे पहले हम देखेंगे हमारी कौन सी आवश्यकता होती है। भोजन। सबसे पहले हम अपनी भोजन संबंधी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। तो सबसे पहली मद क्या हो गई? भोजन। दूसरा है हम आवास का प्रबंध करते हैं। बजट की दूसरी मुख्य मद है आवास। तीसरा वस्त्र। भोजन, वस्त्र और आवास, ये तीनों हमारी मौलिक ज़रूरतें हैं। बजट में सबसे पहले इसी को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। फिर उसके बाद आता है शिक्षा। फिर शिक्षा के लिए बच्चों की पुस्तकें, कॉपियाँ, विद्यालय की फीस, इन सब में पैसे व्यय किए जाते हैं। फिर अगला आता है स्वास्थ्य संबंधी व्यय। फिर हम इन चीज़ों को फोकस करते हैं। कोई बीमार है, उसका इलाज कराना है ना। तो हमारे बजट की खास बातें ये होती हैं कि हम इन सब बिंदुओं पर धन व्यय करते हैं। अगला है व्यक्तिगत व्यय। ये इसकी बारी बाद में आती है, जब उपर्युक्त सारी ज़रूरतें पूरी कर ली जाती हैं, तब व्यक्तिगत व्यय की बात आती है। जैसे व्यक्तिगत व्यय क्या हो गया? जैसे कोई स्कूटर से चलता है, कोई मनोरंजन के लिए मोबाइल रखता है या टीवी रखता है, तो उसको रिचार्ज कराना, टीवी को रिचार्ज कराना और मोबाइल को रिचार्ज कराना। और जैसे कोई पान सिगरेट का यूज़ कर रहा है, तो ये भी व्यक्तिगत मद। और फैशन की जो वस्तुएं हैं, ये भी व्यक्तिगत मद के अंतर्गत आते हैं। फिर है अन्य व्यय। अन्य व्यय में जैसे पंखा, कूलर, शैम्पू, साबुन इत्यादि चीज़ें आती हैं। तो यही सब चीज़ें मिला करके हमारे बजट में इन्हीं सब चीज़ों पर हम अपनी इनकम को व्यय करते हैं। यही हमारे बजट की मुख्य मदें हैं। इसके बाद आता है पारिवारिक बजट निर्माण के चरण। पारिवारिक बजट निर्माण के 3 चरण होते हैं। सबसे पहला चरण क्या होता है? परिवार की आय, मतलब हम कितना, हमारी आय है, हमारा परिवार एक महीने में कितना कमा लेता है। सबसे पहला चरण यह होता है कि हम इसको जानें, सटीक आकलन करें कि हमारे परिवार की कुल आय कितनी है। फिर दूसरा चरण होता है आवश्यकताओं की सूची बनाना। तब हमने ये जान लिया कि हम कितना धन एक महीने में कमा लेते हैं। उसके पश्चात दूसरा चरण आता है आवश्यकताओं की सूची, कि कौन सी आवश्यकता ज़्यादा ज़रूरी है और कौन सी कम। तो जो ज़्यादा ज़रूरी है पहले उसको पूरा करते हैं। यदि कुछ धन बचा रह जाता है तो जो उसके बाद की तीव्रता वाली आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करते हैं। फिर आवश्यकता के लिए आय प्रतिशत निर्धारण करना। आय प्रतिशत निर्धारण करने से तात्पर्य है जो आवश्यकताएं ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं उन पर ज़्यादा धन व्यय करना, और जो कम महत्व की हैं उनके लिए कम प्रतिशत रखना। ये हो गया पारिवारिक बजट निर्माण के चरण। अगला चरण आता है पारिवारिक बजट निर्माण की बाधाएं। अब पारिवारिक बजट
निर्माण में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं। ऐसा तो नहीं है कि भारतवर्ष में प्रत्येक परिवार में बजट बना करके ही खर्च किया जाता हो। जो पढ़े लिखे उच्च शिक्षित परिवार हैं उन्हीं परिवारों में बजट बना करके खर्च किया जाता है, अन्यथा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बजट के विषय में जानकारी ही नहीं है। इसीलिए बालिकाओं को अनिवार्यता, गृह विज्ञान पढ़ने वाली बालिकाओं को अनिवार्यता बजट के विषय में जानकारी दी जाती है, क्योंकि आज की बालिका कल की गृहिणी और उसे घर संभालना होता है, इसलिए उसे शुरुआत से बजट का ज्ञान दिया जाता है ताकि वह अपने परिवार को एक अच्छी दिशा दे सके और एक अच्छा स्तर प्रदान कर सके। तो बजट निर्माण की बाधाएं क्या क्या हैं? सबसे पहली बाधा है शिक्षा का अभाव। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर मैक्सिमम आबादी गाँव में निवास करती है और अशिक्षित है। तो अशिक्षा के कारण लोग बजट कैसे बनाएंगे? बजट बनाना तो दूर, उसके बारे में जानते तक नहीं कि बजट क्या होता है। पहला कारण इसका बजट ना बनाने का कि लोग जानते ही नहीं, शिक्षा का अभाव है कि लोगों को पता ही नहीं कि बजट बनाने से क्या होता है। दूसरा है बजट के प्रति उदासीनता। कुछ गृहिणियाँ ऐसी भी होती हैं जिनको ये झंझट का काम लगता है। अरे कौन बनाए बजट, अरे ठीक है 1000 आया है, जब तक पैसा रहेगा तब तक खर्च करेंगे, जब ख़त्म हो जाएगा तो आवश्यकता भी ख़त्म। उनको इससे मतलब नहीं होता कि बहुत ज़रूरी ज़रूरतें हम पहले पूरी कर लें। वो उनको लगता है कि ये झंझट का काम है, कौन करे। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि ऐसी दशा में हमारे परिवार की अर्थव्यवस्था बिगड़ सकती है। तीसरी बाधा क्या है? सामाजिक कुप्रथाएं। हमारे समाज में बहुत, हम लोग कितना भी पढ़ लिख गए हैं फिर भी हमारे समाज में बहुत पिछड़ापन अब भी शेष है। महिलाओं को तो बराबरी का दर्जा आज भी शायद हमारे समाज में उतना नहीं मिल पाया है, निर्णय में उतनी भागीदारी नहीं मिल पाई है जितना मिलना चाहिए। सामाजिक कुप्रथाओं में क्या है कि लोग, पुरुष वर्ग अपनी आय छिपाते हैं, महिलाओं को निर्णयन में भागीदारी नहीं, उनकी प्रतिभा को पहचानते नहीं, उनको इसमें कोई उनका सहयोग ही नहीं लेते। अरे ठीक है, ये क्या जानती हैं, और अगर जानती भी हैं तो क्या बताएंगे, इस तरह की अवधारणाएं हैं। तो ये सामाजिक कुप्रथाएं भी बजट निर्माण के क्षेत्र में बाधा बनती हैं। तो हमने जाना कि पारिवारिक बजट निर्माण में कितनी बाधाएं आती हैं। सबसे पहला है शिक्षा का अभाव, दूसरा है बजट के प्रति उदासीनता, और तीसरा है सामाजिक कुप्रथाएं। सामाजिक कुप्रथाएं कि महिलाओं को घर के अंदर तक ही सीमित माना जाता है, उनको निर्णयों में भागीदारी नहीं, उनकी कितनी भी पढ़ी लिखी महिला क्यों ना हो उसको पुरुष के बराबर का दर्जा देने में थोड़ी सी समस्या तो लोगों को होती ही है। तो ये सब कारण है बजट निर्माण की दिशा में जो है तेजी ना आ पाने के। अब इसके पश्चात हम लोग जानेंगे बजट के क्षेत्र में बहुत सारे विद्वानों ने नियम बताए बजट के। उसमें से जर्मन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर एंजिल ने जो बजट प्रतिपादित किया वो हम सबको पढ़ना है। तो डॉक्टर एंजिल ने समाज को 3 वर्गों में बांटा, अमीर, गरीब और मध्यम वर्ग। अमीर या उच्च वर्ग, मतलब जिसको हम लोग धनी वर्ग कहेंगे, मध्यम जो बीच वाला, ना तो बहुत धनी है और ना ही निर्धन है, और एक वर्ग निम्न वर्ग। तो 3 वर्गों में बांटा, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। तो एंजिल ने 3 वर्गों में बांटकर अध्ययन किया। तो क्या कहा इन्होंने अपने सिद्धांत में, जो उन्होंने बजट का सिद्धांत दिया, इन्होंने बांटा इस तरह से 3 वर्गों में समाज को बांटा। उसके बाद जो अध्ययन किया उन्होंने कहा आवश्यकताओं को एक तरफ रखा, और उसके बाद उन्होंने खर्च विभाजित किया कि निर्धन वर्ग कितना खर्च करता है अपनी कमाई का किस चीज़ पर, मध्यम वर्ग कितना करता है और धनी वर्ग कितना करता है। तो इन्होंने भोजन में कहा कि भोजन पर जो निम्न वर्ग है यानी कि गरीब वर्ग है वो अपनी कमाई का 60% भोजन पर खर्च करता है, और मध्यम वर्गों को कहा कि ये 55% करता है, और धनी वर्गों को कहा कि वो 50% करता है। लेकिन डॉक्टर एंजिल का ये जो कहना है ये थोड़ा सा आज के समाज में अब प्रासंगिक नहीं रह गया है, क्योंकि गरीब वर्ग जो है वो 60% तो खर्च कर देगा, लेकिन धनी वर्ग अपनी कमाई का 50%, जैसे कोई 1 लाख रुपए महीने कमा रहा है, धनी वर्ग मान लो 1 लाख रुपए महीने कमा रहा है,
तो वो खाने पर 50,000 एक महीने में थोड़ी ना खर्च करेगा। खाने पर एक महीने में 50,000 बहुत अधिक हो जाएगा। या मान लीजिए जिसका 10 लाख एक महीने की इनकम है और उसका 50% तो 5 लाख होता है, तो 5 लाख एक महीने में कौन खर्च कर देगा? तो ये बहुत ज़्यादा इन्होंने बता दिया। हाँ, गरीब वर्ग ठीक है, 60% अपना कमाई का, मान लीजिए कोई जो है एक महीने में 10,000 कमाता है, 10,000 कमाता है, तो उसका बड़ा परिवार है, मजदूर वर्ग है, तो 6,000 का खा सकता है एक महीने में। गरीब वर्ग का तो ठीक है, लेकिन उच्च वर्ग अपनी कमाई का 50% नहीं खर्च करता। जो इन्होंने बताया उसमें ये अमीर वर्ग के लिए भोजन पर ज़्यादा व्यय बताते हैं। फिर है वस्त्र कहा इन्होंने 18% गरीब वर्ग और मध्यम वर्ग 18% और निम्न वर्ग सभी, मतलब उच्च, मध्यम और निम्न सभी को इन्होंने कह दिया कि 18% खर्च करते हैं। अपनी कमाई का 18% वस्त्र पर खर्च। क्या आपको लगता है कि जैसा कपड़ा गरीब वर्ग पहनता है वैसा ही धनी वर्ग पहनता है? क्या दोनों के पहनावे में कोई फर्क नहीं होता? तो खैर, फिर है घर पर कितना सबका इन्होंने कहा, सभी 12-12 अपनी कमाई का 12-12% घर पर खर्च करते हैं। ईंधन और प्रकाश पर सभी 5-5% अपनी कमाई का खर्च करते हैं, इन्होंने कहा। फिर स्वास्थ्य, शिक्षा और नौकर आदि पर इन्होंने कहा गरीब वर्ग 5% खर्च करता है, मध्यम वर्ग 10% और धनी वर्ग 15%। ठीक है, इन्होंने ये बताया। और एंजिल ने और एक बात कहा कि जब आय में वृद्धि होती है तब भोजन के साथ साथ भोजन पर जो व्यय हो रहा है वो घटता जाता है और विलासिता पर जो व्यय है वो बढ़ता जाता है। ये तो सच है कि जैसे जैसे पैसा बढ़ता है वैसे वैसे सुख सुविधाओं के साधन, विलासिता मतलब सुख सुविधाओं के साधन बढ़ाना। विलासिता तो जैसे जिनसे अत्यधिक सुख सुविधा हो वो विलासिता के साधन कहे जाते हैं। तो जैसे जब किसी के पास पैसा बढ़ता है तो उसकी विलासिता संबंधी आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं, ये तो सच है। जैसे लोग फिर एसी है, फ्रिज है, कार है, पैसा बढ़ने के साथ साथ लोग इन विलासिता संबंधी चीज़ों को खरीदने लगते हैं। फिर लेकिन एंजिल ने जो बजट का सिद्धांत प्रतिपादित किया उसकी आलोचना भी हुई। आलोचना किस आधार पर? इन्होंने कहा कि मध्यम तथा उच्च वर्ग पारिवारिक बजट, जो इन्होंने कह दिया कि पारिवारिक बजट का 55% और 50% मध्य वर्ग और उच्च वर्ग खर्च करता है, ये इन्होंने बहुत अधिक कह दिया, इसलिए इनका बजट बहुत अच्छा नहीं माना जाता। फिर इन्होंने कहा मकान का किराया उच्च और मध्यम वर्ग जो इन्होंने बताया वो काफ़ी कम है उनकी इनकम से, तो इस बात के लिए भी इनकी आलोचना हो जाती है। और इन्होंने कहा मध्यम और उच्च वर्ग की शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन पर जो मद इन्होंने बताए वो इन्होंने बहुत अधिक बता दिया। ठीक है, तो इस बात से इनकी आलोचना हो जाती है। और इनकी आलोचना एक बात से और भी होती है। इन्होंने कहा कि जब आय बढ़ती है तब प्रकाश व्यवस्था पर प्रतिशत व्यय मान नहीं बढ़ता, जबकि ये बिल्कुल सही नहीं। आपने देखा होगा जब किसी के पास पैसा बढ़ता है तो उसके घर में वो पीले वाले बल्ब नहीं जलते, उसके घर में तमाम अच्छी अच्छी किस्म के झूमर और झालर लग जाते हैं और लाइटें तो इतनी अच्छी लगेंगी कि वो आपने कभी गरीब के घर देखा नहीं होगा। तो क्या इनकम बढ़ने से ही तो ये सब होता है? जब आय बढ़ता है तो लोग प्रकाश पर अधिक पैसे खर्च करते हैं, क्योंकि अब तब जो है व्यक्ति अब वो पीले वाले बल्ब नहीं लगाएगा, अब वो तमाम तरह के बल्ब सुंदर सुंदर लगाएगा जिससे उसका घर सुंदर लगे। तो कभी भी गरीब और धनी वर्ग एक जैसा खर्च नहीं करते प्रकाश पर। धन बढ़ने के साथ प्रकाश पर होने वाला खर्च बढ़ जाता है, इसलिए भी इनकी आलोचना होती है। फिर अगला है, एंजिल ने अपने बजट में बचत के लिए कहीं चर्चा ही नहीं की, और जबकि बचत सबसे महत्वपूर्ण है और इन्होंने बचत के लिए कोई बात ही नहीं की, बचत का कोई प्रावधान नहीं किया। तो इनका बजट, इस आधार पर इनके बजट की आलोचना की जाती है जो इन्होंने बजट प्रस्तावित किया। ठीक है, फिर अगला आता है बजट बनाते समय ध्यान देने योग्य बातें। तो बजट बनाते समय हमें कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे बजट बनाते समय हमें पहले तो सूची बना लेनी चाहिए कि हमारी
ज़रूरतें क्या क्या हैं, जैसे अति आवश्यक, आवश्यक और आरामदेह एवं विलासिता की वस्तुएं। सबसे पहले हमें क्या पूरा करना चाहिए? अति आवश्यक, जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब अति आवश्यक है। इनके बिना इन पर अगर हम खर्च रोक दें तो जीवन मुश्किल हो जाएगा। फिर है आवश्यक, फिर हमारी ज़रूरत की चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद आरामदेह, अगर पैसा बचता है तब हमें आरामदेह या विलासिता संबंधी वस्तुओं पर ध्यान देना चाहिए। तो हमें सबसे पहले बजट बनाने में सूची बना लेना चाहिए कि हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरतें क्या हैं, फिर उसके बाद की क्या है, फिर उसके बाद की क्या है। उसी हिसाब से हमें अपना धन बांट लेना चाहिए कि हमें इन चीज़ों को खरीदना, नहीं तो हम अगले महीने करेंगे। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। और बजट बनाते समय हमें अपने आय व्यय में संतुलन बनाए रखना चाहिए। ऐसा जरूर कोशिश करना चाहिए कि हमारा संतुलन बिगड़ने ना पाए, है ना। जब संतुलन नहीं बिगड़ेगा तो हम ऋण जाल में नहीं फंसेंगे, हम ऋण लेने से बचे रहेंगे। और जब हम अपना बजट बनाएं तो एक बात का और हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने बजट में बचत के लिए ज़रूर सोचें कि हम कुछ ना कुछ बचा लें, अवश्य बचा लें। और बजट बनाते समय हमें अपने परिवार के रुचियों, सदस्य जो हैं उनके रुचियों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि प्रत्येक सदस्य को हम उतने ही पैसे में खुश कर सकें। और अपनी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का भी ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि आपकी परिस्थितियाँ कुछ और कहती हैं, आप देखी दाखा कुछ और करिए। किसी को देख के नहीं चलना है। हमें क्या करना है कि हमारी स्थिति कैसी है, हमें उसके अनुसार कार्य करना है। तो बजट बनाने के समय अगर हम इन बातों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से हमारा परिवार सुखी और समृद्ध बनेगा और परिवार के सभी सदस्य को हम अधिकतम सुख दे सकते हैं और परिवार के सभी सदस्य संतुष्ट रहेंगे। फिर उसके बाद आता है हमारा गृह में मितव्ययता के लिए सुझाव। मितव्ययता किसे कहते हैं? मितव्ययता कहते हैं जैसे हम अपने धन को सोच समझकर खर्च करें, उसको कहते हैं मितव्ययता। मितव्ययता का तात्पर्य कंजूसी नहीं है, कंजूसी नहीं। हम अपने धन को सोच समझ करके अपनी ज़रूरतें पूरी करें। जो हमारी ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको हम पहले, और मतलब ज़रूरतों की तीव्रता के अनुसार हम अपनी पैसों को खर्च करें और सोच समझ कर खर्च करें, फिजूल खर्च से बचें। यही मितव्ययता कहलाता है। मितव्ययता का अगर छोटे शब्दों में अर्थ समझें तो कहेंगे मितव्ययता का अर्थ फिजूल खर्च से बचना है, मतलब अपनी ज़रूरतों पर पैसे व्यय करें। फिर मितव्ययता के लिए हम क्या 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 कर सकते हैं, किन किन तरीकों को अपनाया जाना चाहिए? तो हम क्या करें इसके लिए? आवश्यकता अनुसार खरीद। हम अपनी ज़रूरतों के अनुसार चीज़ों को खरीदें। हमारी ज़रूरतें जिन चीज़ों की ज़रूरत हमें नहीं है, हम उन पर अनावश्यक पैसा व्यय ना करें। हम कोई लापरवाही ना बरतें। हम जो है जैसे जितनी ज़रूरत है उतना ही, अनावश्यक अपव्यय करें, पैसे अधिक खर्च करें, और जो है कोई भी चीज़ हम ला करके भर लिए हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है और बेकार हो रहा है, ऐसे बिल्कुल ना खरीदारी करें। आवश्यकता अनुसार खरीदारी करें जिससे हमें हानि ना उठानी पड़े कि कोई चीज़ सड़ गल रहा है, हमने अधिक मात्रा में रख लिया, अब वो सड़ गल रहा है। तो हमें आवश्यकता अनुसार खरीदारी करनी चाहिए। फिर नगद भुगतान। हमको कोई भी चीज़ खरीदना है तो हम क्या करें, हमारी गृह की आर्थिक व्यवस्था अच्छी बने रहे, इसके लिए हमें नगद भुगतान करना चाहिए। हमें कोई चीज़ ब्याज पर नहीं उठाना चाहिए, तभी हमारा बजट, महीने का बजट सही ढंग से, या महीने का या वर्ष का, तभी सही ढंग से चल सकता है जब हम नगद भुगतान करेंगे। कम है हमारे पास, हम कम खर्च करेंगे, बट हमें ब्याज पर कोई चीज़ें खरीदने से बचना चाहिए। फिर हम सही स्थान से खरीदारी करें। हम उन स्थानों का चयन करें जहाँ पर, चाहे खाने की हो या पहनने की या कुछ भी हो, जहाँ पर अधिकतम शुद्धता के साथ चीज़ें मिलती हों, और विश्वसनीय जगह से खरीदना चाहिए। कभी भी कहीं ऐसी जगह से नहीं खरीदना चाहिए जहाँ के सामानों पर आपको विश्वसनीयता ना हो। और फिर गुणों की पहचान। गृहिणी को हमेशा इतना ज्ञानवान होना चाहिए कि वह चीज़ों की पहचान कर सके, चाहे खाने पीने की हो, चाहे पहनने की हो, चाहे फैशन की चीज़ें हों, उसको इन चीज़ों की पहचान होनी चाहिए। जैसे गुणों की पहचान, जैसे गृहिणी को इतना ये भी मालूम होना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि महंगी चीज़ें ही हमारे लिए, कई बार हमारे लिए सस्ती चीज़ें भी हमारे लिए बहुत उपयोगी होती हैं। हमको पता होना चाहिए कि जैसे हमारे पास महंगे फल खाने के लिए पैसे नहीं, तो हम मौसमी सीजनल फल जो कि सीज़न में सस्ते होते हैं, हम उनका उपयोग कर सकते हैं। इन सब तरह की सूक्ष्मदर्शिता गृहिणी के अंदर जरूर होना चाहिए। और ये सब हमें बुक में पढ़ लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि बुक तक ही रह जाएं। इसको पढ़ने का मतलब है कि आप सभी अपने जीवन में इन बारीकियों का पालन जरूर करेंगे, तभी आप एक अच्छी गृहिणी बन सकती हैं।
अगला है, कुछ वस्तुओं को हम अपने बजट को अच्छे से मतलब मैनेज किए रहें, इसके लिए ये भी ज़रूरी होता है कुछ वस्तुओं को थोक में खरीदें। जैसे फुटकर 1-1 किलो खरीदें, इससे नुकसान होता है। क्या हमें जो भी चीज़ें वर्ष भर जिन चीज़ों की सतत रूप से ज़रूरत है, जैसे गेहूँ, चावल, सरसों, दालें, ये सब हमें थोक में खरीदने की कोशिश करनी चाहिए। इससे हमें, जब हम सीज़न में खरीदेंगे तो हमें चीज़ें सस्ती मिल जाएंगी। आउट सीज़न में आपको पता है चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो धान, गेहूँ, सरसों, दालें, ये सब हमको सीज़न में खरीद लेना चाहिए। थोक भाव में खरीद करके हमको स्टोर कर लेना चाहिए। संरक्षण विधि का ज्ञान, गृहिणी में इस तरह का भी गुण होना, ये गुण होना भी बहुत ज़रूरी है। संरक्षण मतलब सुरक्षित रखना। जैसे आपको कोई भी चीज़ कैसे हम अधिक दिन तक चलाएं, इसको मतलब संरक्षण कहते हैं। मतलब उसको कैसे हम प्रिजर्व करें, कैसे उसका बचाव करके रखें कि हम अधिक दिनों तक उसका यूज कर सकें। जैसे अचार है, मुरब्बे हैं, चिप्स हैं, पापड़ है, चटनी है टमाटर की। टमाटर ख़राब हो जाएगा, आपके पास अधिक टमाटर है, जब सीज़न है सस्ते में टमाटर आ रहा है, उसकी चटनी बनाकर प्रिजर्व कर लीजिए। आम के सीज़न में अचार बनाकर प्रिजर्व कर लीजिए, मुरब्बे बनाकर प्रिजर्व कर लीजिए। तो इससे क्या होता है कि आपके घर में संरक्षित रहेगा, और आपको कभी जब उसका सीज़न नहीं है तब आप खरीदने जाओगे तो महंगा पड़ेगा, और वो आप सीज़न में उसको संरक्षित कर लोगे, रख लोगे घर में, तो आपको उसके लिए अनावश्यक धन व्यय नहीं करना पड़ेगा। फिर है, गृह कार्यों के लिए कम से कम नौकर रखना। गृहिणी को चाहिए, एक कुशल गृहिणी क्या करती है कि वो अपने अधिकतम काम स्वयं करती है, कम से कम नौकर रखती है और अपना मैक्सिमम काम स्वयं करती है। क्योंकि इससे एक ही फ़ायदा नहीं, धन की ही नहीं बचत होती, इससे ये भी है कि आप अपने काम अपने ढंग से, जैसे भोजन बनाना हुआ, नौकर क्या पता वो लापरवाही से बनाए, गंदगी से बनाए, आप खुद से करोगे तो आप साफ़ सफाई भी बरतोगे, तो इससे क्या होगा, स्वस्थ भी रहोगे। तो आप एक तो अनावश्यक व्यय बचे, क्योंकि बीमार पड़ोगे गंदा खा करके, तब भी धन व्यय, और नौकर को जाने वाला धन तो वो भी अनावश्यक व्यय होगा। तो हमें कम से कम नौकरों का इस्तेमाल, घर में कम से कम नौकर रखने चाहिए। ये आपने मैक्सिमम काम खुद करना चाहिए। अगला है, जैसे कपड़े धुलना है, ये भी कपड़े धुलना, खाना बनाना, ये सारे कार्य स्वयं करने चाहिए। फिर बालकों को ट्यूटर रखने के बदले स्वयं पढ़ाना चाहिए। बालक अगर ट्यूशन जाता है तो वो भी अनावश्यक व्यय है, तो इसके लिए खुद स्वयं टाइम निकाल करके बच्चों को, एक तो अपने बच्चों को समय देना अच्छी बात होती है, समय दीजिए और स्वयं ही पढ़ाइए, तो बहुत अच्छा रिजल्ट इसका होगा, और धन तो बचेगा ही। घर की वस्तुओं की नियम पूर्वक देखभाल तथा मरम्मत करना। गृहिणी को लापरवाह कभी भी नहीं होना चाहिए। एक कुशल गृहिणी वही है जो अपने घर की समस्त चीज़ों पर नज़र रखती है। ये नहीं कि कुछ कहीं पे बिगड़ रहा है, कुछ कहीं नुकसान हो रहा है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अपव्यय बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ना तो धन का ना तो सामान का। और इसी के तहत एक गृहिणी को ये भी आना चाहिए कि वो पानी, बिजली और ईंधन का सावधानी से प्रयोग करें। आप आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार आप भोजन बनाएं कि अधिकतम ईंधन बचा लें, किस प्रकार से हम लाइट बचा, अनावश्यक बल्ब खुले ना छोड़ें, फ़ैन खुले ना छोड़ें। ये सब भी हमारी जिम्मेदारी होता है, ताकि हम अपने परिवार के साथ साथ राष्ट्र को भी अपने होने का कुछ योगदान दें। जैसे पानी है, अनावश्यक ना व्यय करें। जो घर की नाली, आगे की क्लास में आपको बड़े घर की सफाई पढ़ेंगे या अपने आस पड़ोस की सफाई पढ़ेंगे, पर्यावरण वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग व्यापक रूप से पढ़ेंगे कि हम लोग पानी कैसे बचाएं, पानी के नाली का पानी कहाँ ले जाएं, अपनी बागवानी में मिलाएं, जिससे हमारी बागवानी के फसल, यानी कि सब्जियों के, जो हमने सब्जियां लगा रखी हैं, वो उसमें यूज़ करें, जिससे कि पानी एक एक बूंद हमारा यूज़ हो जाए। फिर कोई भी चीज़ आपके घर में, आपको गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत ये सब बताया जाता है कि कोई भी चीज़ घर में कबाड़ से जुगाड़ निकालना आपको बताया जाता है। आपको हम भी क्लास में बराबर बताते रहते हैं कि आपके शादी विवाह के सीजन में तमाम कार्ड आते रहते हैं, उन कार्ड से आप जो है कितनी सारी चीज़ें बना सकते हैं घर को डेकोरेट करने के लिए, उनका यूज़ हो जाएगा और आप उससे गृह सज्जा भी कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, और एक कुशल गृहिणी को चाहिए कि वह विलासिता संबंधी वस्तुओं पर अनावश्यक व्यय करने से बचे। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं आय व्यय लेखा जोखा रखने से क्या लाभ होता है। आय व्यय का लेखा जोखा रखने से
आपने अब तक तो समझ लिया होगा कि क्या हम आय व्यय का लेखा जोखा ही बजट कहलाता है। तो आय व्यय का लेखा जोखा रखने से आपका बजट, ये आय व्यय का लेखा जोखा रखना ही बजट कहलाता है। और आय व्यय का लेखा जोखा रखने से आपका परिवार खुशहाल और निरंतर समृद्धि को प्राप्त करेगा। आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है और इसके प्रश्नोत्तर आपको अन्य वीडियोस में करा दिए गए हैं, उससे आप इस पर काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि बंद करके रख दें। वीडियो में आपको, हमें लगता है कि सब कुछ स्पष्ट दिख रहा है, कुछ भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और अब आपको ये भी दिक्कत नहीं का सामना नहीं करना पड़ेगा कि आपके पास बुक नहीं है तो आप कैसे पढ़ो। तो इसमें बुक भी दिख रही है। तो हम समझते हैं कि ये कम संसाधन में आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा संसाधन अब हम भी प्रोवाइड नहीं करा सकते, क्योंकि हम भी घर के अंदर बंद हैं। तो आप इन्हीं संसाधनों से काम चलाइए, घर के अंदर रहिए, निरंतर इस पर काम करिए, पढ़ाई लिखाई करिए, स्वयं का ध्यान रखिए, पुनराभ्यास करिए और अपने परिवार वालों का भी ख्याल रखिए, क्योंकि आप पढ़ लिख रहे हैं। हो सकता है आपके घर वाले उतने पढ़े लिखे ना हों, चीज़ों को ना समझें, तो आपकी जिम्मेदारी है, आपके परिवार और आपके समाज की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। शुभकामनाएं। थैंक यू।